Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है, खासकर जब हेल्थ केयर की बात आती है। जी हाँ, बिल्कुल। पर जो चीज इसे और भी दिलचस्प बना रही है वो है इसका हमारी सदियों पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद के साथ संगम। ये भविष्य की तकनीक और प्राचीन ज्ञान का एक बड़ा ही अनोखा मेल लग रहा है। आज हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स और ब्रीफिंग्स हैं जो इसी रोमांचक एरिया पर रोशनी डालती हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि एआई, क्लिनिकल रिसर्च, आयुर्वेद और यहाँ तक कि ज्योतिष और वास्तु जैसी दूसरी पारंपरिक विधाओं में क्या कुछ नया हो रहा है। जी, काफी कुछ चल रहा है इन क्षेत्रों में। तो चलिए फिर इन सारी जानकारियों के सागर में एक डुबकी लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के लिए और खासतौर पर भारत के नजरिए से इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, और सबसे जरूरी इनके पीछे के गहरे मतलब को समझना। ठीक है। शुरुआत करते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है उससे। देखिए, एक बात तो साफ है, एआई को लेकर सुरक्षा और नियम कानूनों की जरूरत अब सब महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हो गया है। भारत, सिंगापुर और कई दूसरे देश, WHO की एक पहल है GIDH, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। उसके तहत हेल्थ केयर में एआई सुरक्षा के तरीकों पर मिलकर काम करने को राजी हुए हैं। जी। और भारत एक और अंतर्राष्ट्रीय समूह, हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN, उसका भी हिस्सा बन गया है। हाँ, और ये जो वैश्विक सहयोग बढ़ रहा है ना, और नियम बनाने पर जो जोर है, ये बहुत अहमियत रखता है। ये दिखाता है कि सब समझ रहे हैं कि हेल्थ केयर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एआई को यूं ही बिना सोचे समझे नहीं लाया जा सकता। इसे जिम्मेदारी से लागू करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। सही कहा। मिलकर नियम बनाने का मतलब है कि हम एआई के फायदों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी सुरक्षा और जिम्मेदारी से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है एआई में पूर्वाग्रह यानी बायस। ओ हाँ, बायस। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती हो तो एआई के फैसले भी तो गलत हो सकते हैं ना। सुनने में आया है कि अमेरिका में भी जेनरेटिव एआई के क्लिनिकल इस्तेमाल को लेकर ऐसी ही चिंताएं उठ रही हैं। सही कह रहे हैं। डेटा का पूर्वाग्रह एक वाकई गंभीर समस्या है। सोचिए ना, अगर एआई को ज्यादातर पुरुषों के हेल्थ डेटा पर ट्रेन किया जाए तो शायद वो महिलाओं की बीमारियों को उतने अच्छे से न समझ पाए। हाँ, ये तो है। इसी समस्या से निपटने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं, जैसे माउंट सिनाई का एक्विटी टूल। अच्छा, ये क्या है? ये खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि हेल्थ केयर डेटा में जो छिपे हुए बायस होते हैं ना, उनको पहचाना जा सके और कम किया जा सके। और भरोसेमंद एआई बनाने के लिए अमेरिका का निस्ट जैसे संस्थान मानक भी बना रहे हैं, जिनमें हाल ही में कुछ अपडेट्स भी आए हैं। ये सारी कोशिशें एआई पर भरोसा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है। अच्छा, तकनीक की बात करें तो नए नए उपकरण भी तो आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वॉल्टर्स क्लूबर का ओविड डिस्कवरी एआई। सुना, ये मेडिकल रिसर्च करने वालों के लिए लिटरेचर रिव्यू जो संबंधित रिसर्च पेपर्स को खोजना और पढ़ना होता है, उसे बहुत आसान बना देगा। अच्छा। सोचिए, घंटों का काम शायद मिनटों में हो जाए। हाँ, और सिर्फ रिसर्च ही नहीं, सीधे मरीजों की देखभाल में भी एआई मदद कर रहा है। जैसे एस्योटे का एआई वाला पोर्टेबल कार्डियक अल्ट्रासाउंड है, माइलैब C30। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड? जी हाँ, पोर्टेबल। और गूगल का मेडजेमा, वो न सिर्फ मेडिकल तस्वीरें समझ सकता है बल्कि टेक्स्ट रिपोर्ट भी। ये सब डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने के तरीके को बदल सकते हैं। ये डॉक्टरों को ज्यादा तेजी से और शायद ज्यादा सटीकता से नतीजे देने में मदद कर सकते हैं। और एक और नाम सुना था माइक्रोसॉफ्ट का, ड्रैगन को-पायलट। हाँ, ड्रैगन को-पायलट। ये डॉक्टरों के लिए क्लिनिकल नोट्स लिखने और मेडिकल कोडिंग जैसे कामों को ऑटोमेट करने में मदद करता है। पर इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा है, शायद टेलीमेट्री डेटा का। बिल्कुल।
ये टेलीमेट्री डेटा का मतलब है कि ये टूल इस्तेमाल के दौरान जानकारी इकट्ठा करके वापस माइक्रोसॉफ्ट को भेजता है। अच्छा। तो इससे डेटा गोपनीयता और इस बात पर सवाल उठते हैं कि भाई इस तरह से जो ज्ञान बन रहा है उस पर कितना भरोसा किया जाए। ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ एक सहायक नहीं रहा, वो धीरे धीरे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। चाहे वो किसी व्यक्ति के जेनेटिक कोड के आधार पर भविष्य में होने वाली बीमारी के खतरे का अंदाजा लगाना हो, हाँ। या फिर IQVI जैसी कंपनियों का डॉक्टरों के लिखे नोट्स से मरीज के सामाजिक जोखिम कारकों को समझना हो। अच्छा, वो भी हो रहा है। जी, यहाँ तक कि टफ्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टीबी की दवाओं का असर कोशिकाओं पर कैसा हो रहा है उसे देखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब एआई की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। कमाल है। और इन बढ़ती क्षमताओं के साथ रोजगार के नए अवसर भी तो बन रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। आजकल डेटा साइंटिस्ट, AML इंजीनियर और खासकर जेन एआई यानी जनरेटिव एआई के जानकारों की काफी मांग है। नोवार्टिस, एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों से लेकर एम्स नई दिल्ली और IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों तक, मतलब हर जगह ऐसे लोगों की जरूरत महसूस हो रही है। और कुछ खास प्रोग्राम्स भी शुरू हुए शायद। हाँ, जैसे सैमसंग का क्लिनिकल एआई स्कॉलर प्रोग्राम है। वो मेडिकल की पढ़ाई कर चुके लोगों को एआई में स्पेशलाइजेशन हासिल करने का मौका दे रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि भविष्य में डॉक्टरों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को मिलकर काम करना होगा। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प हो, आयुर्वेद और एआई का संगम। हाँ, ये वाकई एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। सुनने में ही कितना अलग लगता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा में एआई के इस्तेमाल पर अपना पहला तकनीकी दस्तावेज जारी किया है। जी हाँ, मैंने भी पढ़ा। और उसमें भारत की कोशिशों, खासकर आयुर्वेद और एआई को जोड़ने के प्रयासों की खुलकर तारीफ की है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर कह सकती हूँ मैं इसे। WHO की ये मान्यता आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान और गंभीरता दिलाती है। और मजे की बात यह है कि WHO ने ये जो पारंपरिक चिकित्सा में एआई के लिए रोड मैप बनाने का काम शुरू किया है, GAI-4H के जरिए, वो भारत के ही प्रस्ताव पर आधारित है। हाँ, ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है कि अब आयुर्वेद जैसी पद्धतियों के मानकीकरण, उनके क्वालिटी कंट्रोल और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उनके इंटीग्रेशन के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम होगा। और इस ग्लोबल पहल में WHO का वो GIDH टूल बॉक्स भी मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये GIDH टूल बॉक्स, जिसमें भारत भी सक्रिय है, पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए टेम्पलेट और गाइडेंस दे सकता है। अच्छा। ये भारत की अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब ABDM के साथ तालमेल बिठाने में भी मददगार हो सकता है, ताकि आयुर्वेद जैसी सेवाएं भी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। भारत में भी जमीनी स्तर पर काफी कुछ हो रहा है ना, जैसे वो राष्ट्रीय आयुष मिशन का शिखर सम्मेलन हुआ था। जी, उसमें डिजिटलीकरण पर खास जोर था। हाँ, और FSSAI जो खाने पीने की चीजों के मानक तय करती है, उसने आयुर्वेद आहार की एक अलग श्रेणी बना दी है। इससे शायद पारंपरिक फॉर्मूले बेचना और इस्तेमाल करना आसान हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और एक और अहम MOU साइन हुआ है अभी, AVP रिसर्च फाउंडेशन और DIZB नाम की एक टेक कंपनी के बीच। अच्छा, ये क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर एक एकीकृत डिजिटल आयुर्वेद इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसमें AI का भी इस्तेमाल होगा। वाह। साथ ही सरकार के सही पोर्टल, नमस्ते पोर्टल और आयुष रिसर्च पोर्टल जैसे प्रयास तो चल ही रहे, वो आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी और सेवाओं को ज्यादा सुलभ बना रहे हैं। तो ये AI आयुर्वेद में असल में कर क्या सकता है? मतलब क्या ये वैद्य जी की जगह ले लेगा? नहीं, जगह लेने की बात नहीं है, ये मदद करने की बात है। AI कई तरह से उपयोगी हो सकता है। जैसे ये हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों और जो आधुनिक शोध पत्र हैं, उनका विश्लेषण करके नई जानकारी निकाल सकता है। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को जांचने में मदद कर सकता है। पारंपरिक निदान के तरीके हैं ना, जैसे नाड़ी परीक्षा या जीभ देखकर रोग पता लगाना, उनको और सटीक बनाने के लिए AI का इस्तेमाल हो सकता है। इसे प्रकृति आधारित मशीन लर्निंग कहा जा रहा है। मतलब व्यक्ति की आयुर्वेदिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ, उसके आधार पर ये काम करता है। अरे वाह,
प्रकृति आधारित मशीन लर्निंग और व्यक्तिगत सलाह देने में भी, जैसे वो आयुर्जेनोमिक्स का जिक्र सुना था मैंने। हाँ, आयुर्जेनोमिक्स ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसका मतलब है एआई का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की जेनेटिक बनावट और उसकी आयुर्वेदिक प्रकृति को मिलाकर उसके लिए खास स्वास्थ्य सलाह या इलाज तैयार करना, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा। सुनने में तो ये भी आया है कि आयुष मंत्रालय शायद एक खास एआई चैटबॉट भी विकसित कर रहा है जो लोगों के सवालों के जवाब दे सके। अच्छा, तो मतलब जानकारी भी आसानी से मिल पाएगी। उम्मीद तो यही है। और इस क्षेत्र में भी नौकरियां निकल रही हैं। चेन्नई में आयुर एआई प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी आयुर्वेदिक टेली हेल्थ स्पेशलिस्ट ढूंढ रही थी कुछ समय पहले। हाँ, देखिए, कंपनी का नाम ही आयुर एआई है। हाँ, वही तो, नाम ही इशारा करता है कि वो एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जहां इतने सारे अवसर हैं, वहीं कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। अच्छा, क्या चुनौतियां? हाल के शोध पत्रों में डेटा गोपनीयता को लेकर चिंता जताई गई है। ये आयुर्वेदिक जानकारी बहुत व्यक्तिगत होती है ना? हाँ, वो तो है। फिर एआई को लागू करने की लागत, कॉस्ट का सवाल है। और सबसे बड़ी चिंता शायद ये है कि क्या टेक्नोलॉजी आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण को, मतलब जो उसका होलिस्टिक अप्रोच है, शरीर, मन, आत्मा को एक साथ देखने का, क्या उसे बनाए रख पाएगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम आयुर्वेद की आत्मा ही खो दें। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना होगा। ये संतुलन साधने की बात बहुत अहम है और दिलचस्प ये है कि एआई का दखल सिर्फ आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं दिखला। जी। भारत की अन्य पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों जैसे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी एआई अपनी पैठ बना रहा है। हाँ, ये एक नया ट्रेंड है। जैसे बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है मलुहा। हाँ, मेलुहा। ये खगोलीय डेटा और ज्योतिष के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एआई के जरिए लोगों को व्यक्तिगत भविष्यवाणियां दे रहा है। अच्छा। इसके अलावा एस्ट्रो जीपीटी, कुंडली जीपीटी जैसे कई और ऐप भी आ गए हैं। इनका दावा है कि ये पारंपरिक ज्योतिष ज्ञान को नई पीढ़ी के लिए ज्यादा आसान और पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं। कुछ तो नासा स्तर की खगोलीय सटीकता का दावा भी करते हैं। क्या बात करें, नासा स्तर की सटीकता ज्योतिष में, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? दावा तो यही कर रहे हैं। अब कितना सच है ये कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल कैसे पारंपरिक सलाह मशवरे को ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही हो रहा है। ऑनलाइन वास्तु एआई या एआई वास्तु कैलकुलेटर जैसे टूल आ गए हैं। वास्तु कैलकुलेटर? जी, आप अपने घर का फ्लोर प्लान अपलोड करें और एआई वास्तु के हिसाब से विश्लेषण करके सुझाव दे देता है। रियल एस्टेट बाजार में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो क्या आयुर्वेद एआई इन ज्योतिष और वास्तु एआई से कुछ सीख सकता है, जैसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने में? शायद यूजर इंटरफेस बनाने में, मतलब लोगों के लिए इस्तेमाल में आसान ऐप बनाने में इनसे सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है। कौन सा? कि क्या ये ऑटोमेटेड टूल पारंपरिक ज्ञान की गहराई, उसकी बारीकियों और सबसे जरूरी एक अनुभवी ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री के व्यक्तिगत परामर्श के मानवीय पहलू को पकड़ सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये बात तो है। ओईसीडी जैसी संस्थाएं एआई से होने वाली दुर्घटनाओं या गलतियों का एक डेटाबेस रखती हैं, एएम करके। वो ऐसे भविष्यवाणी करने वाले एल्गोरिदम से जुड़े नैतिक सवालों को समझने में मददगार हो सकता है। और एक और दिलचस्प कनेक्शन मिला है। सैटेलाइट इमेज और एआई का इस्तेमाल करके मीथेन उत्सर्जन, संघर्ष और शहरों की बनावट, मतलब निर्मित पर्यावरण, इनके बीच संबंध खोजा गया है। अच्छा। हाँ, ये परोक्ष रूप से वास्तु के सिद्धांत से जुड़ता है कि हमारा बनाया हुआ वातावरण हम पर और व्यापक प्रणालियों पर असर डालता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्र आपस में जुड़ सकते हैं, और ये हमें एआई से जुड़े गहरे दार्शनिक सवालों की ओर ले जाता है। सही कहा। जैसे जैसे एआई ज्यादा काबिल होता जा रहा है, वैसे वैसे नैतिकता और मूल्यों के सवाल ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। जी। हाल की चर्चाओं में ये बात उभर कर आई है कि क्यों ना एआई के विकास और शासन में भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को शामिल किया जाए, जैसे धर्म, कर्म, सेवा, पुरुषार्थ। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम और नीति नीति। ये बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी चर्चा है। एआई अब सिर्फ कोड और डेटा नहीं है, ये समाज को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में उसे नैतिक दिशा देना बहुत जरूरी है। भारतीय दर्शन इसके लिए एक बहुत समृद्ध ढांचा दे सकता है।
खास तौर पर कर्म का सिद्धांत कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एआई की जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने में बहुत मददगार हो सकता है। कैसे? मतलब एआई जो फैसले लेता है, उसके नतीजों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कर्म का सिद्धांत इस पर सोचने का एक नजरिया देता है। अच्छा। और ये विचार भी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मंत्रों जैसी जो व्यवस्थित निर्देश प्रणालियां हैं, उनमें आधुनिक कंप्यूटेशनल सोच की झलक दिखती है। हाँ, ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान में एल्गोरिदम जैसी संरचनाएं मौजूद थीं। ये सारी दार्शनिक अंतर्दृष्टियां दुनिया भर में भरोसेमंद एआई, ट्रस्टवर्दी एआई बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं, जैसे NIST का एआई रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, हाँ, उनमें एक नई गहराई और एक भारतीय संदर्भ जोड़ सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एआई ज्ञान कैसे बनाता है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है और उस ज्ञान पर कितना भरोसा किया जा सकता है। खासकर जब हम ड्रैगन कोपायलट जैसे उपकरणों के बारे में सोचते हैं जो खुद ही जानकारी उत्पन्न कर रहे हैं। ये तो गहरे सवाल हैं। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये कि एआई स्वास्थ्य सेवा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब लगभग हर पहलू को छू रहा है। हाँ, ये तो साफ है। दूसरा, इसके साथ ही नियम कानून और नैतिकता पर दुनिया भर में जोर बढ़ रहा है और भारत इसमें पीछे नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी खास बात है भारत की अनूठी भूमिका। पारंपरिक चिकित्सा, खासकर आयुर्वेद के साथ एआई को जोड़ने में भारत दुनिया में आगे है और इसे WHO जैसी संस्थाओं से मान्यता भी मिल रही है। और चौथी बात, लगातार नए नए एआई उपकरण आ रहे हैं जो रिसर्च से लेके बीमारी के निदान और इलाज तक सब कुछ बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए मतलब लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी हो गया है। एकदम सही। चाहे वो साइफर 2025 या वर्ल्ड हेल्थ समिट जैसे सम्मेलनों में जाकर नई चीजें जानना हो, हाँ, या ओविड डिस्कवरी एआई जैसे रिसर्च टूल्स, WHO GIDH टूल बॉक्स जैसे वैश्विक संसाधन, या फिर वास्तु एआई जैसे अनूठे प्रयोगों को खुद आजमा कर देखना हो। नीति नियमों पर भी नजर रखनी होगी, जैसे हेल्थ एआई GRN में क्या हो रहा है, निस्ट के अपडेट्स क्या है, भारत सिंगापुर के बीच एआई सुरक्षा पर क्या समझौता हुआ है, इन सब पर अपडेटेड रहना जरूरी है। और भविष्य के लिए तैयार रहने का मतलब है नई स्किल्स सीखना। हाँ बिल्कुल। AML इंजीनियरिंग, जेन एआई में विशेषज्ञता तो चाहिए ही, साथ ही रियल वर्ल्ड एविडेंस RWA विश्लेषण जैसे कौशल भी जरूरी हो रहे हैं। RW विश्लेषण, ये क्या है? RWV का मतलब है असली दुनिया के मरीजों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके दवाओं और इलाजों के असर को समझना। ये क्लिनिकल ट्रायल डेटा से अलग होता है। अच्छा। और शोधकर्ताओं के लिए भी बहुत सारे रोमांचक अवसर हैं, जैसे मेडिकल तस्वीरों को बेहतर ढंग से समझने वाले एआई मॉडल बनाना, एआई में पूर्वाग्रह का अध्ययन करना, या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR के विशाल डेटा से स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी निकालना। बहुत स्कोप है। तो कुल मिलाकर एआई और पारंपरिक ज्ञान का ये संगम वाकई एक असाधारण और बहुत तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है। जी हाँ। भविष्य में यहाँ निश्चित रूप से और भी कई चौंकाने वाले और रोमांचक विकास देखने को मिलेंगे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे एआई हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में और गहरा उतरता जाएगा, असली चुनौती क्या होगी? तकनीकी बाधाओं को पार करना, या फिर ये सुनिश्चित करना कि ये शक्तिशाली तकनीक इन सदियों पुरानी परंपराओं के मूल तत्व, उनकी बारीकियों, उनके समग्र नजरिए और सबसे बढ़कर उनके मानवीय स्पर्श को खत्म न कर दे। तकनीक और परंपरा के इस संगम में संतुलन कैसे साधा जाएगा, यही शायद सबसे बड़ा सवाल है।